पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ जिलिंग के पेरेंट्स आकर पहुंच चुके थे उससे मिलने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद जिलिंग को ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तो जिंदा हैं, सिर्फ उसके ग्रैंडपा उसको बचाकर उनसे दूर ले गए थे और उनको ये बताया था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, जबकि असल में उसके पेरेंट्स जिंदा थे। लेकिन उसके पेरेंट्स जिलिंग का भला नहीं चाहते थे। उन्होंने जिलिंग को किसी इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों के हाथों एक हिसाब से बेच दिया था, क्योंकि बचपन में ही उसकी शादी करवा दी गई थी इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों के साथ, जो कि बहुत घटिया लोग हैं, और ये शादी मुकम्मल ना हो जाए, जिलिंग परेशानी में ना आ जाए, इस वजह से उसके ग्रैंडपा उसको दूर ले गए थे अपने पेरेंट्स से। इस बार भी वो यहाँ पर जिलिंग को लेने के लिए आए थे। चूफेंग उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता, और उसके पेरेंट्स उसको ले जाते हैं अपने साथ, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चूफेंग ने अपनी वही नई टेक्निक को सीखा था और इसके बाद वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको यहाँ पर ये पता चलता है कि प्रिंस और उसके जियांग डायनेस्टी के ऊपर हमला हो चुका है। तो ये देखकर चूफेंग परेशान हो चुका था। वो कहता है कि मुझे प्रिंस की हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो वहीं जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर जियांग डायनेस्टी को देख पाते हैं, जहाँ पर वो चुड़ैल अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर पहुंच चुकी थी, और यहाँ पर आने के बाद वो हमला शुरू करवा देती है। जियांग डायनेस्टी के जितने भी लोग थे वो सभी अपनी डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रिंस के फादर भी यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहे थे। वो कहते सभी से कि हमें हार नहीं माननी है, लड़ना है वो भी आखिरी दम तक के, हम ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। वो लोग अपना जिस तरह का फॉर्मेशन हो सकता था उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने डायनेस्टी को बचाया जा सके। तो वहीं वो चुड़ैल भी अपना किसी भी तरह से डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करने में लगी हुई थी। उसको पता चलता है कि जियांग डायनेस्टी के पास किस तरह का ग्रैंड फॉर्मेशन है, लेकिन उसको अभी तक एक्टिवेट कर ही नहीं गया है। मतलब जियांग डायनेस्टी का जो ग्रैंड फॉर्मेशन है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए, और कई सौ साल से वो फॉर्मेशन आज तक एक्टिवेट हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। तो वो चुड़ैल अपने साथियों से कहने लग जाती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जियांग डायनेस्टी के अंदर अभी भी ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो उस ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। इसी वजह से वो बिंदास अपने हिसाब से ही सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। उसके पास कई सारे पाइथन थे, तो वो उसी के जरिए अटैक करवा देती है। अपने पाइथन से कहती है कि तुम्हें भूख लगी है ना, जाओ जियांग डायनेस्टी के हर एक बंदे को खा जाओ, मैं तुम्हें बिंदास छूट देती हूँ। तो उसके जितने भी पाइथन वगैरह थे वो एक के बाद एक करते हुए जियांग डायनेस्टी के हर एक बंदे को निगलना शुरू कर देते हैं। वो लोग वहाँ पर बिल्कुल तबाही मचा चुके थे। इसके बाद यहाँ पर वो चुड़ैल अपने किसी पॉपेट्स वगैरह को समन कर लेती, जो कि हेवन मार्शल रैंक पे थे, और ये उसके 4th लेवल पे होते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये सारे के सारे पॉपेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पॉपेट करीब 4-5 थे जिन्होंने अब जियांग डायनेस्टी के अंदर जाने के बाद तबाही मचाना शुरू कर दिया था। वो जियांग डायनेस्टी के अंदर आते हैं और जो भी चीज दिखती है वो सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। वो लोग तो पूरे डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इंसानों को डिस्ट्रॉय करना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। इस वजह से उन्होंने हर तरफ बिल्कुल तबाही मचा कर रख दी थी। जितने भी इंसान थे वो सभी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। ना वो बच पा रहे थे, ना वो लड़ पा रहे थे। हर तरफ बिल्कुल मातम छाया हुआ होता है। लग रहा था कि जियांग डायनेस्टी बस अब हारने ही वाली है। वो पॉपेट्स कहने लग जाते हैं कि क्या बेकार जियांग डायनेस्टी, यहाँ पर ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो 2-4 हाथ चलाकर हमारा मुकाबला कर सके। ये सब तो ऐसे के ऐसे ही मारे जा रहे हैं, इनसे फाइट करके तो बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा। फिर पर तब वहाँ पर जियांग डायनेस्टी का एक एल्डर आकर पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि तुमको क्या लगता है कि हमारे जियांग डायनेस्टी के सब नल्ले मौजूद है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो सभी पॉपेट के ऊपर अटैक करने लग गया था। उधर उस चुड़ैल का बेटा अपनी माँ से कहने लग जाता है कि माँ आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं चाह रहा हूँ इस जियांग डायनेस्टी का जो एम्पर है ना, उसकी गर्दन काट के आपके पैरों में लाकर रखूंगा। तो वो चुड़ैल कहते कि शाबाश मेरे बेटे, जाओ तुम्हें परमिशन है, ये करके लाओ, और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आ जाना। तो चुड़ैल का बेटा प्रिंस के फादर से लड़ने के लिए जा चुका था, क्योंकि वही एम्पर है ना जियांग डायनेस्टी के, तो वो उनकी ही गर्दन काटने के लिए पहुंचा होता है। उसकी और एम्पर के बीच में एक कमाल का हमें बैटल देखने मिलता है, जहाँ एम्पर उतना ज्यादा कुछ अटैक खास कर नहीं पा रहा था। उसकी हालत ऑलरेडी खराब थी, क्योंकि वो बहुत सारे अपने पावर को यूज कर चुका है, और अब यहाँ पर वो पहले से एकदम कमजोर था। तो उसके लिए ये फाइट को अंजाम दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी जान लगा देता है, और फिर भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम प्रिंस को देख पाते हैं, वो जो उसी ग्रैंड फॉर्मेशन था ना, उसको एक्टिवेट करने में लगा हुआ होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन यहाँ पर उसी प्रिंस की है, तो उसके ही दम पर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा। अगर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर पाया तो जियांग डायनेस्टी बचेगी, और अगर नहीं कर पाया तो समझो कि खात्मा होगा जियांग डायनेस्टी का आज ही के दिन। वो कई कोशिश करता है, हर बार वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह से अपना ये फॉर्मेशन एक्टिवेट कर सके, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता। उसको खाली चीखें सुनाई दे रही थी उसके डायनेस्टी के हर एक बंदे की, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। उससे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करना बाएं हाथ का खेल नहीं है। तो चुड़ैल जब ये चीज देखती है वो कहने लग जाती है कि मुझे लगा ही था कि ये लोग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इनके बस की ये बात नहीं है, ये सब आज ही खत्म होने वाले हैं, और जैसा मैंने कहा है बस कुछ टाइम के अंदर ये लोग खत्म हो ही जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन जैसे वो ये कह रही थी कि तब वहाँ पर एंट्री मारता है चू फेंग एकदम धमाल वाली। और जैसे ही एक पपेट यहाँ पर उस एल्डर की जान लेने वाला था कि चू फेंग अपने ड्रैगन के जरिए उस पपेट को सीधा 1 सेकंड के अंदर निगल जाता है। पपेट को तो उसने एक बार के अंदर निगल लिया था। चू फेंग के बाकी दोस्त भी यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं और अब वो सारे के सारे लोग मिलकर उन पपेट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्वीन भी चू फेंग के साथ होती है और ये सभी मिलकर यहाँ जियांग डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। वो एल्डर यहाँ पर चू फेंग और उसके दोस्तों को इशारा देने की कोशिश कर रहा था कि ये जितने भी पपेट है ना, ये मामूली नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जरा संभल के इनसे मुकाबला करना, वरना ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन चू फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी वो स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वो अकेले दम पर उसको हरा लेगा। तो वो भी अपना फाइट कर रहा था और उसके दोस्त वगैरह भी उन पपेट से मुकाबला कर रहे होते हैं। तो अब देखते ही देखते वो जितने भी पपेट थे ना, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए पहुंचे हुए। तो इस वजह से उन लोगों ने अब चू फेंग और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश की थी। वो अलग तरह का वॉइड क्रिएट करने लग जाते हैं ताकि उस वॉइड के अंदर इन तीरों को फंसाया जा सके। चू फेंग के दोस्तों एक पल के लिए बिल्कुल फंसने ही वाले थे, लेकिन चू फेंग उनको आकर बचा लेता है। अगर वो फंस जाते वॉइड के अंदर तो न जाने कौन से दुनिया में जाकर कैद हो जाते हैं। तो इस चीज को देखकर वो पपेट यहाँ पर चू फेंग से कहने लग जाते हैं कि बच्चे, मानना पड़ेगा, तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट जरूर है जो तूने यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से हमें टक्कर दिया, लेकिन ये तेरा टैलेंट उतना काम नहीं आएगा जब हम यहाँ पर तुझसे मुकाबला करने के लिए आए हैं। तो जिस पर चू फेंग कहता है कि अबे जाना, जितना मेरा टैलेंट है ना, उसका अगर मैं आधा भी यूज करूँ तो भी मैं यहाँ पर तुम सारे पपेट को उसकी औकात दिखा सकता हूँ। तो ये सुनकर तो उन पपेट का ईगो हर्ट हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू हमें यहाँ पर इस तरह से ट्रीट कर रहा है, हम तुझे नल्ले नजर आते हैं क्या। वो तुरंत चले जाते हैं चू फेंग को मारने के लिए और अब उनका मेन टारगेट चू फेंग बन चुका था। वो बाकी चीजों को छोड़कर बस चू फेंग के पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको सिखाते हैं कि हम है क्या चीज, आखिर ये हमें समझता क्या है। वो लोग यहाँ पर चू फेंग को मारने में लग जाते हैं। तो चू फेंग भी यहाँ पर उनसे मुकाबला कर रहा था। दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन हर बार चू फेंग उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता। वो बहुत अच्छी टक्कर देता है उन सभी को। तो ये देखकर वो लोग भी एकदम हैरान थे कि आखिर ये इतना ज्यादा कमाल का अटैक कैसे कर पा रहा है। चू फेंग के दोस्त भी हैरान रह चुके थे कि ये तो सच में बहुत फास्ट अटैक कर रहा है। आखिर चू फेंग ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया क्या, इतना जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। चू फेंग अपनी कुल्हाड़ी का यूज करता है, अपने वो ही असुरा गॉड वाले फॉर्म का यूज करता है और उसके बाद तो वह यहाँ पर पपेट का खात्मा ही कर देता। पपेट वहां पर मर चुका था और चू फेंग ने काफी बड़ा खतरा तो अभी तक यहाँ पर खत्म कर दिया था। जो पपेट खतरा बने हुए थे वो उनको निपटा चुका था। इसके बाद वो चला जाता है एल्डर के पास देखने के लिए कि वो ठीक भी है या नहीं है। तो एल्डर ठीक तो होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर ये काम हुआ था उस चुड़ैल का दिमाग खराब हो जाता है। वो पागलों की तरह चू फेंग से कहने लग जाती है कि चू फेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे पपेट को मार डाला, मैं तुझे कच्चा चपा जाऊंगी। वो अपना पूरा फुल ऑरा का प्रेशर डाल देती है चू फेंग के ऊपर ताकि चू फेंग को जमीन के अंदर धंसा कर उसकी जान ले। लेकिन चू फेंग अपने ऑरा से प्रोटेक्शन बैरियर बनाता है, अपने आप को और अपने दोस्तों को बचाने में लगा हुआ था। जैसा वो ये काम कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक स्टिक आती है जिसने आते साथ ही सीधा चुड़ैल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये स्टिक किसी और की नहीं बल्कि अपने उसी मंकी की थी जो धमाल वाली एंट्री मार चुका था। और यहाँ पर आने के बाद चुड़ैल से कहने लग जाता है कि क्या रे, तू यहाँ पर मुझसे पंगा लेने के बारे में सोच रही है, तेरे जैसे को उंगली पे नचाकर घुमाता हूँ मैं, बच्चों से क्या लड़ती है, हिम्मत हो तो जरा मुझसे लड़कर दिखाना। चुड़ैल कहते हैं कि मंकी डीमन एप, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू आखिर इंसानों का साथ देने के लिए क्यों आया, आखिर तेरा इन इंसानों से मतलब क्या है, तो इंसानों का कभी साथ नहीं देता है। तो मंकी कहता है कि जो चू फेंग से उंगली करेगा, जो उसका दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, इसलिए मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मंकी तुरंत यहाँ पर अपने बीस्ट की आर्मी को बुला लेता है और उसकी आर्मी यहाँ पर आने के बाद वो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। चू फेंग को बचाते हुए वो मंकी जो था चुड़ैल से फाइट करने चला गया था और उसकी आर्मी बाकी चुड़ैल के साथियों से फाइट करने के लिए जा चुकी थी। यहाँ बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। जितने भी उस मंकी के साथी वगैरह थे वो चू फेंग के पास आते हैं, उसे कहना चाहते कि बॉस बताइए किसकी खटिया खड़ी करनी है, जिसकी कहेंगे हम जाकर उसकी वाट लगा देंगे। चू फेंग हैरान थोड़ा सा शर्मा जाता है कि अरे नहीं मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, तुम्हारा बॉस तो वही मंकी है, तुम उसको बॉस कहना। लेकिन वो बीस्ट वगैरह तो कहने लग जाते कि नहीं, हम तो आपको ही बॉस कहेंगे और आप जिसको कहेंगे मारने के लिए हम उसी को मारने वाले हैं। तो चू फेंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, जितने भी यहाँ पर दुश्मन आए हुए हैं ना, सभी की गर्दन काट कर यहाँ पर लाकर जमा कर दो। तो ये सुनते साथ जितने भी यहाँ सभी के सभी बीस्ट वगैरह थे वो कहने लग जाते कि अरे वाह, बॉस ने काम दे दिया, चलो जल्दी करके आते हैं, हमें तो वैसे भी भूख लगी थी किसी की जान लेने की, अब हमारी प्यास बुझने वाली है। तो सारे बीस्ट जितने भी दुश्मन नजर आते हैं उनकी खटिया खड़ी करने के लिए जा चुके थे कि यहाँ पर करीब 50-60 के आसपास बीस्ट होंगे और अब वो इतने काफी थे चुड़ैल और उसकी आर्मी की वाट लगाने के लिए। इसके बाद चू फेंग जो था वो यहाँ पर उस एल्डर से कहने लग जाते कि एल्डर, आपने प्रिंस को देखा क्या, वो कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। तो एल्डर कहते कि मुझे नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं है, वो ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने गया था
जाता है, लेकिन अभी तक के फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको चोट लगी होगी, वो ठीक नहीं होगा। तो चूफेंग कहता है कि जितने भी यहाँ पर बचे हुए लोग हैं आप उनका मुकाबला कीजिए, तब तक कि मैं चाहता हूँ देखने के लिए प्रिंस को कि वो ठीक भी है या नहीं है। तो अब चूफेंग के दोस्त वगैरह बाकी बदमाशों से लड़ने के लिए चले जाते हैं ताकि एम्परर को प्रोटेक्ट किया जा सके और इस डायनेस्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तब तक कि चूफेंग प्रिंस से मिलने के लिए जा चुका था। इसके बाद चूफेंग का जो दोस्त था वो यहाँ पर आ जाता है उस चुड़ैल के बेटे के पास ताकि वो एम्परर को बचा सके उससे लड़ते हुए। तो उस चुड़ैल का बेटा कहने लग गया था कि देख जैसे पचकाने की औकात नहीं है कि वो मेरे सामने आकर फाइट करे, मैं आया हूँ इस एम्परर का गला काटने के लिए, उसकी गर्दन ले जाने के लिए, तो मैं ये काम करके रहूंगा। तो जैसे 1000 को भी मुझे रास्ते में काट कर बिछाना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। तो वो यहाँ पर चूफेंग के दोस्त के साथ फाइट करने लग जाता है और इसके बाद वो एम्परर की जान लेने के लिए पहुंच चुका था। यहाँ पर ये लोग फाइट कर रहे थे, तो वही हम यहाँ पर प्रिंस को देख पाते हैं, वो पागलों की तरह फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा होता है। वो इतना थक चुका था कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। तब वहां पर चूफेंग आता है और कहने लग जाता है उससे कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, रुक जाओ थोड़ा सब्र करो। लेकिन वो प्रिंस कहता है कि नहीं, मैं सब्र नहीं करूंगा, इस फॉर्मेशन के ऊपर ही हमारे क्लान की उम्मीद टिकी हुई है, तो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में मैं मर क्यों ना जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको एक्टिवेट करके रहूंगा। एडर कहते हैं प्रिंस कि तुमने इतने टाइम तक के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश की, ये बहुत कमाल की बात है, और तुम्हें अभी तक के उतनी ज्यादा चोट नहीं आई, इतना तो पहले कोई कर नहीं पाया था, तुमने इतना भी करके बहुत अच्छा काम किया। लेकिन प्रिंस कहता है कि नहीं, इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए टोटल 18 लेयर को एक्टिवेट करना पड़ता है और अभी तक की मैं सिर्फ 8 लेयर को एक्टिवेट करने की हिम्मत जुटा पाया। 18 को एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तो चूफेंग कहता है कि आप लोग मुझे जरा सा गाइड कीजिए कि कैसे इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाता है, मैं जाकर ट्राई करता हूँ इसको एक्टिवेट करने की, हो सकता है कि मैं उसको एक्टिवेट कर दूं। प्रिंस और एडर चूफेंग को मना कर दे कि नहीं चूफेंग, तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमारी खुद की ब्लड लाइन चाहिए होती है। बाहर की कोई ब्लड लाइन वाला बंदा इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा तो फॉर्मेशन भड़क जाएगा, वो तुम्हारी जान ले लेगा, इसलिए ये मत करो। पर चूफेंग कहता है कि नहीं, यही अगर ऑप्शन है जियांग डायनेस्टी को बचाने का, तो मैं ये बिंदास करके रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर प्रिंस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो चला जाता है अपने फादर को बचाने के लिए और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। तब तक कि चूफेंग यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए एकदम प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन चाहिए होती है, तभी जाकर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। और चूफेंग के पास ड्रैगन ब्लड लाइन छोड़ो, असुरा गॉड की ब्लड लाइन है, तो उसके लिए ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करना उतना ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। देखते ही देखते 1 सेकंड के अंदर वो 8 से 10 लेयर को एक्टिवेट कर जाता है और जैसे वो आगे की लेयर एक्टिवेट करा था, वो उसको ऐसा लगता है कि वो किसी और ही अलग वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका है। वो फॉर्मेशन उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूफेंग कुछ नहीं करता, वो अपनी हिम्मत बांधे रखता है और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं कि चूफेंग ने तो इतनी जल्दी इतने सारे लेयर्स को एक्टिवेट कर दिया, ये तो कमाल कर दिया उसने। उधर मंकी जो था वो अभी भी यहाँ पर उस चुड़ैल से मुकाबला कर रहा था, उससे कह रहा था कि अगर मैं इतना टाइम तक एक घोस्ट टावर के अंदर कैद नहीं होता, मेरी फुल पावर मेरे पास होती ना, तो एक थप्पड़ के अंदर तुझे मार दिया होता। बड़ा उछल रही, तुझे लगता है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन अभी भी इतनी ताकत है कि मैं तेरी जान ले सकता हूँ। उधर चूफेंग को वो जो फॉर्मेशन था अलग ही वर्ल्ड के अंदर लेकर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर लाने के बाद वहां पर एक ड्रैगन था जो कि चूफेंग से कह रहा था कि तेरी ब्लड लाइन इस जियांग डायनेस्टी की ब्लड लाइन से बिल्कुल मैच नहीं करती है, लेकिन तब भी तूने यहाँ पर जितने भी लेयर होते हैं ना इस फॉर्मेशन के सारे लेयर को एक्टिवेट कर दिया। ये कारनामा तूने किया कैसे, आखिर तेरे लिए ये करना पॉसिबल कैसे हुआ? तो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, लेकिन मैं भी तुझसे कम इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। तुझे अगर ये फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करना है ना, तो तुझे मुझे हराना होगा। देखता हूँ कि तू मुझे हरा पाता है या नहीं हरा पाता है। इसके बाद वो यहाँ पर जो ड्रैगन था इस फॉर्मेशन का तुरंत ही खुद को चूफेंग के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और अब वो यहाँ पर चूफेंग से लड़ने के लिए तैयार था। वो उससे कहने लग जाता है कि तू तो उस प्रिंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तेरे साथ फाइट करने में मजा आएगा। वो प्रिंस तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाया था, उससे पहले उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन तू यहाँ तक के पहुंचा तो तुझसे फाइट करने में तो मजा आने ही वाला है। वो चूफेंग के जितने भी अटैक थे ना उन सभी को कॉपी करता और उसके जरिए ही वो यहाँ पर चूफेंग के ऊपर अटैक कर रहा था। चूफेंग परेशान किया, भाई यार ये तो मेरी कॉपी कर रहा है। जितना चूफेंग अटैक करने के बारे में सोचता ना 2 कदम आगे निकलता वो है ड्रैगन जो कि यहाँ पर चूफेंग का रूप लिया हुआ था, क्योंकि चूफेंग का जितना दिमाग है वो तो यूज कर ही रहा है, बल्कि और एक्स्ट्रा दिमाग वो यूज कर रहा है। इस वजह से चूफेंग को बहुत तकलीफ हो रही थी उससे मुकाबला करने में। चूफेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो अपनी सारी टेक्निक को यूज कर लेता है, जो भी उसके पास वो सबको यूज करता है, लेकिन जितनी उसके पास टेक्निक ना सेम उसकी वैसे ही टेक्निक उस ड्रैगन वाले चूफेंग के पास भी होती है। तो इस वजह से दोनों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नतीजा पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चूफेंग अपने मन के अंदर कहने लग जाता है कि यार ये बात तो गलत है, मैं तो कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन फिर भी ये वाला जो चूफेंग है वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं इसको इतनी आसानी से नहीं हरा पा रहा, लेकिन मैं ऐसे हार तो नहीं मानूंगा। वो यहाँ पर वापस से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन चूफेंग जो था वो अपनी पावर को यूज करता और अपनी ड्रैगन स्प्रेड को समन करने लग गया था। उसके पास थंडर की लाइटनिंग की भी पावर थी, जिस वजह से वो चूफेंग की हालत खराब कर देता है। चूफेंग एकदम अधमरा हो चुका था। ड्रैगन
चूफेंग कहता है कि चूफेंग तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम जो टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, किसी भी चीज का इस्तेमाल करोगे ना, मैं हर वो चीज को कॉपी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे वाले हर एक अटैक को कर सकता हूँ जिसको करने के बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? नहीं, मुझे हराना मतलब कि अपने आप को हराने के बराबर होगा, और तुम कभी अपने आप को नहीं हरा सकते ना, उसी तरह से तुम मुझे भी कभी नहीं हरा सकते। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार हूँ, तो तुम मरने को तैयार हो जाओ। यहाँ पर वापस से वो चूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। यहाँ पर चूफेंग फंसा हुआ था, तो वहीं बाकी जो उसके दोस्त वगैरह थे वो लोग भी यहाँ पर बहुत डेंजर सिचुएशन में फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई हुई है और वो यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेगी। वो कहती कि तुम सबका टाइम खत्म हो गया, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो किसी तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर चुकी थी, लेकिन वो क्या करने वाली थी वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर